नमस्कार सर। तो यूनिट डायमेंशन पहले डायमेंशन कर लेते हैं। देखो डायमेंशन निकालना तो आती होगी, है ना? चलो निकालो, विस्कोसिटी की डायमेंशन निकालो। देखो तो आज खत्म हो जाएगा तो आज ही ग्रेविटेशन स्टार्ट कर देंगे, है ना? m-1, ml-1, बस। तो विस्कोसिटी की डायमेंशन जो है हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 6 पाई नीटा आर बी। ठीक है, तो नीटा इक्वल टू बन जाएगा फोर्स डिवाइड बाई 6 पाई आर वी। 6 पाई तो डायमेंशन लेस होता है क्योंकि ये कांस्टेंट है। फोर्स की डायमेंशन m1 L1 T-2, आर रेडियस है और v वेलोसिटी है। तो इनको अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो L1 से m1, L ऊपर जाएगा -1 और T-2 + 1 कितना बन जाएगा -1। ठीक है, तो इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी तुमने जो है 11th-12th में पढ़ी है, तो सबकी डायमेंशन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला वगैरह आना चाहिए। इम्पल्स की निकाल सकते हो डायमेंशन, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। जो मोमेंटम की डायमेंशन है वही इम्पल्स की डायमेंशन। वर्क की निकाल सकते हैं, फोर्स की को बस लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसी को पावर के लिए डिवाइड कर देंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है Q इक्वल टू आई टी। आई के लिए एम्पियर, टी के लिए टाइम। ये फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल। तो और ये Q हो गई जी डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल की फॉर्म में लिखा जाता है डायमेंशन फॉर्मूले में। तो ऐसे ही रेजिस्टेंस की निकाल सकते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो उसके लिए पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल की निकालनी आनी चाहिए। पोटेंशियल के लिए अपन फॉर्मूला काम में लेंगे W/Q। वर्क की डायमेंशन पता है, चार्ज की डायमेंशन पता है, तो यहाँ से V की डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, और V इक्वल टू आई आर से यहाँ से V डिवाइड बाई आई। आई करंट है, करंट की डायमेंशन से डिवाइड कर देंगे इसको तो ये आ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन निकाल सकते हो, F इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ से फोर्स की डायमेंशन को चार्ज की डायमेंशन से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगी। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी भी डायमेंशन तुम निकाल सकते हो, फॉर्मूला G m1m2/r²। ठीक है, तो फोर्स की डायमेंशन, मास की डायमेंशन, मास की डायमेंशन, लेंथ की डायमेंशन का स्क्वायर। ठीक है, आती होगी ये सारी चीजें। पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो यहाँ से हम जो है आर की डायमेंशन निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मैंने बता ही दिया। स्पेसिफिक हीट क्यू इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, ये है, यहाँ से हम सी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। एन जो है वो मोल है, ठीक है, और ये क्या है, फंडामेंटल है। ठीक है, तो इसको किसी और में बदलने की जरूरत नहीं है। डायमेंशन ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी देखो दो है हमारे पास, दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। ठीक है, तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। तो सॉलिड एंगल तो देखो हमारे सिलेबस में नहीं, मतलब काम नहीं आता है, बस यहीं पर एक बार काम में आता है कि सॉलिड एंगल जो है वो एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है और प्लेन एंगल जो है वो भी एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। प्लेन एंगल हम जो है 2 डायमेंशनल यानी कि प्लेन में लेते हैं, और सॉलिड एंगल जो है 3 डायमेंशनल एंगल है, 3D में काम में लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे कोई मान लो स्फेयर है और उस स्फेयर का कोई छोटा सा पार्ट हमने ले लिया ये। ठीक है, और इसने सेंटर पे जो 3D में ये एंगल सब्सटेंड किया है, ठीक है, वो जो एंगल है वही क्या है, सॉलिड एंगल है। ठीक है, तो ये जो एरिया होगा
इसका जो ये एरिया होगा वो एरिया मैंने बोल दिया डी ए और इसकी रेडियस आर है, तो ये सॉलिड एंगल लिखा जाता है डी ए एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, और डिवाइड बाई रेडियस आर है तो आर का स्क्वायर, ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर मान लो पूरा स्फेयर है तो पूरे स्फेयर में एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो उसका सॉलिड एंगल हो जाएगा 4 पाई। प्लेन एंगल जो है 2D में डिफाइन करते हैं और इसमें एक सर्कुलर आर्क अपन ले लेते हैं, और ये सर्कुलर आर्क जो है सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, ठीक है, वो एंगल ही क्या बन जाएगा, प्लेन एंगल। और ये वाली जो लेंथ है वो लेंथ एल है और इसकी रेडियस आर है, तो ये जो प्लेन एंगल है वो लिखा जाता है लेंथ डिवाइड बाई रेडियस। और ये फॉर्मूला तुमने बेसिक मैथ्स में देखा हो, तो L इक्वल टू आर थीटा, उसमें ये भी बोला जाता है कि ये थीटा कौन सी यूनिट में होना चाहिए, रेडियन में। तो ये जो थीटा है उसकी जो यूनिट है वो यूनिट क्या है, इसकी रेडियन यूनिट है। और इसकी सॉलिड एंगल की जो यूनिट है वो स्टेरेडियन इसकी यूनिट है, ठीक है। तो ये यूनिट हमें ध्यान रखनी है। तो उसकी यूनिट है रेडियन और इसकी यूनिट है स्टेरेडियन, ठीक है। और ये जो है इसमें लेंथ और ये भी लेंथ ही, लेंथ की डायमेंशन से लेंथ की डायमेंशन क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो थीटा जो है उस वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, लेकिन ये यूनिटलेस क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो थीटा हमारा है वो डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस है बट नॉट यूनिटलेस, बट नॉट यूनिटलेस। तो इनकी डायमेंशन नहीं है क्योंकि लेंथ की डायमेंशन से लेंथ की डायमेंशन कैंसिल हो जाती है, इसीलिए हम इनको अलग कैटेगरी में रखते हैं। और वो अलग कैटेगरी क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, ठीक है। भाई जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उन फिजिकल क्वांटिटी किनको बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड एंड यूज टू डिफाइन लॉ ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के लॉ को डिफाइन करने वाली क्वांटिटी को अपन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एक होती है हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एक होती है हमारी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और एक होती है हमारे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो तीन फिजिकल क्वांटिटी में हम इसको ब्रेक करते हैं, तीन टाइप हो जाती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनको हम काम में लेते हैं, क्या काम में लेते हैं, इन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को बनाने में, ठीक है। ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से बनती है उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। और फंडामेंटल क्वांटिटी जो किसी से नहीं बनती है, ये हम बोल सकते हैं दे ऑल आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ऑल आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो क्या होती है, वो फंडामेंटल पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये तो खुद एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है और दूसरे के कॉम्बिनेशन से भी नहीं बनती है। जैसे अपन बात करें कि पूरी डिक्शनरी इंग्लिश की हमारी किससे बनी हुई है, ABCD 26 जो हमारे पास लेटर है उनसे बनी हुई है, ठीक है। तो ये 26 लेटर उस पूरी डिक्शनरी के लिए क्या बन गए, फंडामेंटल, ठीक है। इनके कॉम्बिनेशन से हर स्पेलिंग बनी हुई है। जैसे मैं बोलूं कि APPLE, ये स्पेलिंग किसके कॉम्बिनेशन से बनी, APL और E, ठीक है। ये APL और E किसी और से नहीं बने हुए हैं और ये एक दूसरे पे डिपेंड भी नहीं करते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास क्या क्या क्वांटिटीज आ जाती है, मास, ठीक है, और लेंथ, कितनी है टोटल, है 7, ठीक है। लेंथ हो गया, टाइम हो गया, 4 टेम्परेचर हो गया, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया,
और इलेक्ट्रिक करंट हो गया। हीट करंट नहीं है, कौन सा करंट है? इलेक्ट्रिक करंट। हीट करंट तो वही हो गया, पावर एक तरह से, एनर्जी पर सेकेंड। और लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में अगर मैं इनकी यूनिट लिखूं, देखो तो मास की जो यूनिट है वो तो क्या बन जाएगी? केजी। लेंथ की मीटर। टाइम की सेकंड। और टेम्परेचर की एसआई यूनिट पूछा जाता है। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर वो क्या होती है? केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ठीक है, तो ये भी हमें एक ध्यान रखनी है। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो इनके कॉम्बिनेशन से बनी हुई, जैसे मान लो कि स्पीड हो गई, ठीक है, जैसे प्रेशर हो गया, जैसे फोर्स हो गया, तो ये सब किससे मिलके बनी हुई है? इन फिजिकल क्वांटिटी से। स्पीड को अपन तोड़े अगर, तो वो बन जाएगी डिस्टेंस। डिस्टेंस एक तरह की क्या है? लेंथ है। और लेंथ डिवाइड बाई टाइम। टाइम फंडामेंटल है और डिस्टेंस वो लेंथ ही है, तो वो भी क्या है? फंडामेंटल। तो फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन से स्पीड बनी है। ठीक है, ऐसे में लिखूं कि चार्ज, तो चार्ज क्या लिखता हूं मैं? Q इक्वल टू आई इंटू टी। तो करंट लिख दिया मल्टीप्लाई टाइम लिख दिया। अब टाइम भी फंडामेंटल है और करंट भी फंडामेंटल है। फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन से कौन बना है? चार्ज। तो ये चार्ज कैसी क्वांटिटी हो गई? डेराइव्ड क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री में हमारे पास दो क्वांटिटी अभी बताया मैंने, प्लेन एंगल, ठीक है, और सॉलिड एंगल। अब ये जो है किससे बनी हुई है? क्या ये इनके कॉम्बिनेशन से बनी है? नहीं, इसमें फंडामेंटल जो आती है वो क्या हो जाती है? कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये अलग ही कैटेगरी में हमने इनको रख दिया, और वो कैटेगरी हमारी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होने की वजह से देखो, ये दोनों क्वांटिटी जो है उनकी यूनिट तो है, यूनिट है, बट ये कैसी है? डायमेंशन लेस है। ठीक है, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूले में कौन सी क्वांटिटी होती है? फंडामेंटल। किसी भी क्वांटिटी का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो उसमें कौन सी क्वांटिटी होती है? जो है फंडामेंटल। या तो एम होगा, या एल एल होगा, या टी होगा। जैसे फोर्स की लिखूं तो मैं M1 L1 T-2, तो एम भी फंडामेंटल, एल भी फंडामेंटल, टी भी फंडामेंटल। ठीक है, लेकिन इसमें वो फंडामेंटल जो आती है वो अपने आप को क्या कर लेती है? कैंसिल आउट। इसलिए ये कैसी हो जाती है? डायमेंशनलेस। ठीक है, और यूनिटलेस क्यों नहीं है फिर भाई? लेंथ की डायमेंशन से लेंथ की डायमेंशन कैंसिल होनी चाहिए, मीटर से मीटर, लेकिन इनकी अलग ही यूनिट डिफाइन की गई है एसआई सिस्टम में, तो इसीलिए इनको अलग कैटेगरी में रखा है। वैसे तो दिमाग में आता है कि एल से ये मीटर, ये मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये यूनिट लेस होनी चाहिए थी, लेकिन इनको अलग कैटेगरी में रखा है। और हमें पता है हम एंगल को मेजर भी करते हैं रेडियन यूनिट में। ठीक है, तो ये जो है डायमेंशन लेस है, लेकिन ये यूनिट लेस नहीं है। ठीक है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी में देखो, रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद सेम डायमेंशन। तो जो फिजिकल क्वांटिटी सेम डायमेंशन की है उनका अगर हम रेशियो लेंगे तो वो कैसा आएगा? डायमेंशनलेस आएगा। समझने के लिए अपन ले, जैसे मान लो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सुना है नाम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C/V। सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इनका रेशियो। तो ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो दोनों की डायमेंशन एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। L t-1, नीचे भी L t-1, तो जो क्वांटिटी आएगी म्यू वो कैसी बन जाएगी? डायमेंशन लेस बन जाएगी, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। m की भी पावर जीरो, l की भी पावर जीरो, t की भी पावर जीरो, डायमेंशन लेस बन जाएगी क्वांटिटी। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी की फंडामेंटल की डायमेंशन नहीं होगी। ये जो पावर लगी रहती है वही क्या होती है? डायमेंशन। m की डायमेंशन, l की डायमेंशन और t की डायमेंशन। इसी तरह से मैं बोलूं कि हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है के। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट लिखा जाता है ये। ठीक है,
तो यहाँ पे भी इसकी डायमेंशन से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये कैसा आ जाएगा, डायमेंशनलेस। फ्रिक्शन कोफिशिएंट सुना होगा तुमने, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। फ्रिक्शन कोफिशिएंट लिखते हैं अपन फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल फोर्स। फोर्स के डायमेंशन से फोर्स की डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी, तो ये भी कैसी आ जाएगी, डायमेंशनलेस आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ई, एमिसिविटी नाम सुना होगा तुमने थर्मल फिजिक्स में। ठीक है, ये होता है रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी और एमिसिव पावर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी। तो इसमें भी इन दोनों की डायमेंशन से एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, ये भी कैसी क्वांटिटी बन जाएगी, डायमेंशनलेस। ठीक है, ऐसे एक क्वांटिटी सुनी होगी तुमने, स्ट्रेन। स्ट्रेन लिखा जाता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ। तो यहां पे भी लेंथ की डायमेंशन को लेंथ की डायमेंशन कैंसिल कर देगी। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज मैंने तुम्हें बताई है, ये सब सेम फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, रेशियो है। और ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये कैसी है, यूनिट लेस भी है और ये डायमेंशन लेस भी है। तो डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस दोनों ही है। ठीक है, और जो हमारे पास एंगल था, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, वो डायमेंशन लेस तो था लेकिन वो यूनिट लेस नहीं था। इसका मतलब अगर कोई क्वांटिटी के पास यूनिट नहीं है तो क्या डायमेंशन हो सकती है? अगर कोई यूनिट लेस है तो क्या वो डायमेंशन लेस होगी, या हो भी सकती, या नहीं भी हो सकती? यूनिट नहीं है उसके पास, तो यूनिट नहीं है तो उसके बाद डायमेंशन हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर डायमेंशन नहीं है तो यूनिट हो सकती है। वो दो ही क्वांटिटी है, कौन सी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, बाकी और कोई भी क्वांटिटी है उनके पास यूनिट नहीं है तो फिर उनके पास डायमेंशन भी नहीं है। ठीक है, इसके पास सवाल पूछा जाता है स्टेटमेंट, इसके पास देखो यूनिट भी नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो उसको, उसकी भी टाइम यूनिट नहीं होनी चाहिए थी लेकिन उसको अलग ही कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, सप्लीमेंट्री में। तो वो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है जिनकी यूनिट नहीं होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी क्या है, यूनिट है। ठीक है, क्योंकि उनकी डायमेंशन तो है ही नहीं। मैथमेटिकल कांस्टेंट हो गए, जैसे पाई हो गया, पाई स्क्वायर हो गया, 2 पाई हो गया, ई हो गया, मान लो 4 आ गया कहीं पे, कहीं पे 4 पाई आ गया, तो ये सब कैसे होंगे, डायमेंशन लेस होंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकल कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होगी। स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शन और उनके इनपुट वो भी कैसे होंगे, डायमेंशन लेस होंगे। ठीक है, जैसे कि अपन मान लो कि ये हमारे पास है साइन, और साइन में कुछ भी एंगल लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये साइन के लिए यहाँ जो भी लिखा होगा वो क्या बनेगा, उसका इनपुट बनेगा। ठीक है, एंगल रखते हैं अपन और उससे हमें वैल्यू मिलती है, जैसे साइन में 30 रखा एंगल तो 1/2 मिल गया, वो उसका आउटपुट हो गया। तो इसका जो ये इनपुट है वो इनपुट कैसा होगा, हमेशा डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, और इनपुट रखने के बाद जो पूरा हमें इससे आउटपुट मिलेगा, ये पूरा भी कैसा मिलेगा हमें यहां से, डायमेंशन लेस मिलेगा। इसी तरह से लोग में भी यही कहानी होगी कि लोग में जो यहाँ लिखते हैं अपन, log x log y log ओमेगा t प्लस के एक्स, जो भी लिखते हैं यहाँ पर, वो इसका क्या बनता है, इनपुट बनता है। और जो ये इसका इनपुट है वो कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा। और इसको सोल्व करने के बाद जो भी आएगा, वो जो आएगा वो भी कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद जो भी आएगा वो डायमेंशन लेस होगा। ऐसे ही जो है ई टू दी पावर, यहाँ पावर में जो होता है वो इसका इनपुट होता है, E2.73 होता है। तो उसकी जो भी पावर लगाते हैं तो वो पावर जो होता है उसका, वो उसका इनपुट होता है। और वो इनपुट भी कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा। और इसका जो आउटपुट होगा पावर से जो सोल होके आने वाला है, वो भी जो है डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, इससे जो मिलेगा हमें वो भी डायमेंशन लेस हो जाएगा। जैसे मान लो मैं बोलूं कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स।
ये जो है हमारे पास वेव की इक्वेशन है, ठीक, जहां y है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है, और t है टाइम, और x है डिस्टेंस, मीटर में या सेंटीमीटर है जो भी है। तो ये साइन के लिए क्या है, पूरा का पूरा इनपुट, और पूरा इनपुट है तो इनपुट कैसा होना चाहिए, इसका डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो ये ओमेगा टी माइनस के एक्स कैसा होना चाहिए, डायमेंशन लेस। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। अब देखो दोनों के बीच में माइनस है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो फिर इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तब ये दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि ओमेगा टी भी कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। और के एक्स भी कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो के एक्स भी डायमेंशन लेस है और ओमेगा टी भी डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस को मैं इक्वल टू 1 लिख सकता हूं, ठीक है। दोनों तरफ अगर मैं डायमेंशन लगा दूं, ऐसे बना दूं मैं, तो ये इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1। तो मुझे ओमेगा की डायमेंशन निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 डिवाइड बाई टाइम की डायमेंशन, और टाइम की डायमेंशन ये रख देंगे तो ये ओमेगा की डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है। ऐसे के एक्स भी कैसा है, डायमेंशन लेस, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, 1, और ये दोनों तरफ डायमेंशन लगा दूं मैं। तो यहां से मुझे k की डायमेंशन मिल जाएगी 1/x, x की डायमेंशन l, तो ये बन जाएगा l-1, ठीक है। तो मुझे ओमेगा की k की क्या मिल गई, डायमेंशन, ठीक है। अब ये जो पूरी क्वांटिटी है ये वाली, ये पूरी भी कैसी बनेगी, डायमेंशन लेस, क्योंकि ये साइन से निकल के आ रही है वैल्यू, तो ये कैसी होगी, डायमेंशन लेस। अब बचा क्या, ए, और ये y जो है उसकी डायमेंशन है लेंथ की डायमेंशन, और इधर ये तो पूरा डायमेंशन लेस है, तो बचा कौन, ये। तो दोनों तरफ डायमेंशन क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो जो डायमेंशन इसकी होगी, किसकी, मैं बोल सकता हूं जो डायमेंशन y की होगी वही किसकी होगी, a की, और y की डायमेंशन तो क्या है, l है, तो a की डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, l ही हो जाएगी, जो लेंथ की डायमेंशन। तो इस तरह से इन चीजों को, इस वाले कॉन्सेप्ट को अपन काम में लेंगे। जैसे कि ये दे रखा है, करो देखे बताओ, ए की और बी की डायमेंशन बताओ। हम्म, नहीं v, यहाँ पर v क्या है ये भी पढ़ना होगा, मैं ऐसे नहीं कि v हमेशा वेलोसिटी होगा, v क्या है, वोल्टेज है, ठीक है। तो अपनी भावनाओं में वहां भी कंट्रोल रखना, v आ जाए तो ऐसा नहीं कि हमेशा v वेलोसिटी होगी, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हो सकता है। तो V वोल्टेज है, मतलब वो कौन सा पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को वोल्टेज बोलते हैं क्या अपन। तो ये तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, पाई/3 वैसे ही एक कांस्टेंट है, और एक कांस्टेंट तो कैसा होता है, डायमेंशन लेस। तो बचा क्या, बी टी, तो बी इंटू टी, ये भी कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि ये भी इनपुट है। तो बी की डायमेंशन, टी की डायमेंशन इक्वल टू 1 लिख दूं, तो टी की बीटा की डायमेंशन आ जाएगी 1/t की डायमेंशन, तो टी की पावर -1, ठीक है। और ये पूरा भी कैसा बनेगा, डायमेंशनलेस, ठीक है। तो इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, तो जो v की डायमेंशन होगी वही किसकी डायमेंशन बन जाएगी, a की डायमेंशन, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ v की डायमेंशन इक्वल टू a की डायमेंशन, तो a की डायमेंशन आ जाएगी v, v होता है W/Q,
तो Q की डायमेंशन, W की डायमेंशन, W होता है M1L2T-2 और ये A इंटू टी। तो यहाँ से आ जाएगा M1L2T-3A-, ये आ जाएगा। ठीक है, अगला करो। किसकी है? हम्म। और बीटा की 1/t। तुम ही जानो, 1 महीने बाद क्या लिखते हो वो भी तुम ही जानो। तो देखो, बीटा टी कैसा बनेगा? डायमेंशन लेस, क्योंकि ये इनपुट है। तो बीटा टी जो है हमारा डायमेंशन लेस होगा। तो जो टी की डायमेंशन होगी उसका उल्टा बीटा की डायमेंशन हो जाएगी। तो बीटा की जो डायमेंशन है वो 1/t की डायमेंशन बन जाएगी, टी इनवर्स। ऐसे ही ये पूरा डायमेंशन लेस बन जाएगा। तो जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन होगी, क्योंकि एलएचएस आरएचएस में डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। ये तो इसकी तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो जो बचा है वही डायमेंशन रखेगा। तो जो अल्फा की डायमेंशन होगी वो फोर्स की डायमेंशन और v वेलोसिटी की डायमेंशन का स्क्वायर। फोर्स हो जाएगा M1L1T-2 और ये होगा L T-1 और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो L स्क्वायर नीचे ऊपर L1 है, तो M1L-1 T की पावर -2 ऊपर जाएगी +2, 0 बना देगी। ये अल्फा की डायमेंशन। ठीक है, कई बार ऐसे भी बोल देता है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा की। फिर और कई बार बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा की डायमेंशन, तो वो अपन कर सकते हैं अगर हमने डायमेंशन निकाल ली है तो। देखो, डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला तुमने देखा होगा। ठीक है, किसका फॉर्मूला है बताओ? देखा ही है बस सर, पता नहीं है, एनर्जी डेंसिटी का। ठीक है, तो ये इसकी डायमेंशन पूछ रहा है, मतलब किसकी डायमेंशन पूछ रहा है? एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन पूछ रहा है, ये तो इसका मतलब। और एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी डायमेंशन मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की डायमेंशन। तो हमें एनर्जी की डायमेंशन मतलब वर्क की डायमेंशन, तो M1L2T-2 और डिवाइड बाय वॉल्यूम की डायमेंशन L³ किया जाए। तो इसकी डायमेंशन आएगी M1L-1 और T-2। ये एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन आएगी, 1 - 1 T-2। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, दोबारा फिर आ सकता है, AIPMT में आया हुआ है। अगला,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है? डायमेंशनलेस। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा होता है? डायमेंशनलेस। ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अभी निकाली हमने इसकी डायमेंशन, एम एल माइनस वन और टी माइनस टू, ये इसकी। अब बची दो क्वांटिटी, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस लिखा जाता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेन की तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन वही हो जाएगी जो स्ट्रेस की डायमेंशन है। और स्ट्रेस लिखा जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स की डायमेंशन डिवाइड बाई एरिया की डायमेंशन। तो यहां से हम लिखेंगे m1l1t माइनस टू डिवाइड बाई एल स्क्वायर, तो ये बनेगा m1l माइनस वन टी माइनस। तो ये डायमेंशन जो है वही किसकी डायमेंशन है? एनर्जी पर यूनिट। तो ए और डी हो जाएगा, इसकी डायमेंशन निकाल सकते हो तुम, वो अलग ही आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए एंड डी। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो, जैसे मान लो तुम्हें 10 न्यूटन में 5 मीटर पर सेकंड ऐड करना है, तो तुम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि उसको ऐड करके क्या लिखोगे, 15 न्यूटन लिखोगे या मीटर पर सेकंड लिखोगे? तो ये दोनों अलग अलग क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ये फोर्स है, ये क्या है? वेलोसिटी है। तो कभी भी हम फोर्स में वेलोसिटी ऐड नहीं कर सकते और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, मान लो हम ए में क्या ऐड कर रहे हैं? बी, तो इसका मतलब हम तभी ऐड कर पाएंगे जब दोनों की डायमेंशन सेम हो। ठीक है, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी हो, या माइनस कर रहे हैं तब भी सेम फिजिकल क्वांटिटी हो। तो 10 न्यूटन में मैं क्या ऐड कर सकता हूँ? 5 न्यूटन। तो जो आएगा वो भी क्या होगा? वही होगा, न्यूटन ही होगा। तो ए और बी को मैं ऐड कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मान लो क्या आ रहा है? सी आ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा? जो डायमेंशन ए की है वही बी की है और वही किसकी है? सी की है। यही क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। ठीक है, तो इसमें अपन लिखेंगे, देखो, ए प्लस बी या माइनस बी इक्वल टू सी। अगर हम ये चीज लिख रहे हैं तो इसका मतलब जिन दो के बीच में प्लस और माइनस है उनकी डायमेंशन सेम होगी, और उनको ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने पे जो आएगा उसकी भी डायमेंशन वही होगी जो सी की डायमेंशन है। ठीक है, तो ए की डायमेंशन इक्वल टू बी की, और बी की किसके इक्वल? सी की। और अगर मैं ये लिखूं कि ए प्लस बी की डायमेंशन, पूरे ए प्लस बी की, वो भी ये आएगी, ए माइनस बी की भी यही आएगी। ठीक है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट पे देखो, सवाल लेते हैं कि किस तरह से इस पे सवाल पूछा जाएगा। जैसे ये दे रखा है हमें कि पी पावर है, बी की हमें डायमेंशन बतानी है, ए की हमें डायमेंशन बतानी है, करके बताओ। देखे, एक्स डिस्टेंस है, टी टाइम है।
देखो इधर, सबसे पहले देखो कि माइनस प्लस कहाँ आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में माइनस है, मतलब जो डायमेंशन बी की होगी वही डायमेंशन एक्स स्क्वायर की होगी, तभी हम इनको माइनस कर पाएंगे। एक्स डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की डायमेंशन एल और उसका स्क्वायर, तो बी की डायमेंशन तो आ गई एल स्क्वायर। अब देखो जो डायमेंशन इसकी होगी वही इसकी होगी और वही इस पूरे की होगी, ठीक है। तो इस पूरे की डायमेंशन में लिख सकता हूं एल स्क्वायर, नीचे ए की डायमेंशन और टी की डायमेंशन टी इक्वल टू इधर पी पावर की डायमेंशन, पावर हो जाएगी m1 L2 T-3। अब ए की डायमेंशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए को इधर ले आओ इसको इधर ले जाओ, तो ये एल स्क्वायर ऊपर, नीचे m1 L2 T-3 और ये T1, ठीक है। एल स्क्वायर ने एल स्क्वायर को उड़ा दिया, एम ऊपर जाएगा -1 बन जाएगा, ठीक है। और एल बचा 0, टी की पावर -2 ऊपर जाएगा तो +2। अगला, तो इनके बीच में प्लस है तो इनकी डायमेंशन सेम होगी और ये इसकी भी डायमेंशन सेम हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं कि इसकी डायमेंशन इक्वल टू एफ वी की डायमेंशन और इक्वल टू बी बाई एक्स स्क्वायर की डायमेंशन। तो एक बार इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है। इन दोनों को लेंगे तो ए की डायमेंशन लिख सकते हैं अपन एफ की डायमेंशन, वी की डायमेंशन और टी स्क्वायर भी इधर ले आए तो टी स्क्वायर की डायमेंशन, ठीक है। तो अब बस डायमेंशन लिख के सोल्व कर लो। वेलोसिटी की डायमेंशन और टी स्क्वायर किया जाए तो ये बनेगा m1 L2 और T-1। इधर इन दोनों को लेंगे तो एफ वी की डायमेंशन जो है इक्वल टू बी बाई एक्स स्क्वायर की डायमेंशन, तो बी की डायमेंशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो फोर्स की डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन, एक्स स्क्वायर की डायमेंशन रख दो। तो ये बनेगा m1 L4 और टी की पावर माइनस। तो बस ऐसे कैलकुलेशन कराता रहेगा, रिलेशन देता रहेगा। अगला देखो, AIPMT 2008, बहुत ही आसान सवाल है।
एक की डायमेंशन से तुम आंसर तो बता सकते हो। आ गया? सी की डायमेंशन टी, बस एक ही ऑप्शन में ए, तो बाकी दो सोल्व करने की जरूरत नहीं है अगर ये ऑप्शन आते हैं तो। और ऑप्शन आते हैं तो फिर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम देखेंगे प्लस माइनस कहाँ है, तो टी और सी के बीच में प्लस माइनस है। ठीक है, और टी यहाँ पर क्या है, टाइम, तो टाइम में टाइम ही जुड़ेगा, तो जो डायमेंशन टी की होगी वही डायमेंशन सी की होगी, और वही डायमेंशन टी प्लस सी की होगी पूरे की। और टी की डायमेंशन तो हमें पता ही है कैपिटल टी, तो सी की डायमेंशन भी क्या आ जाएगी, कैपिटल टी। तो एक आंसर तो ये आ गया। ठीक है, अब ये जो है इन दोनों का सम है, तो इस पूरे की डायमेंशन मैं बोल सकता हूं बी डिवाइड बाई टी प्लस सी की डायमेंशन वो किसके इक्वल होगी, ए टी की डायमेंशन, और वही किसके इक्वल होगी, वी की डायमेंशन। ठीक है, तो एक बार इन दोनों को ले लो, v यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो इन दोनों को लोगे तो हम लिख सकते हैं कि b की डायमेंशन और t प्लस सी की डायमेंशन भी t है, इक्वल टू v की डायमेंशन। तो यहाँ से तुम्हें b की डायमेंशन मिल जाएगी, तो b की डायमेंशन v की डायमेंशन और t की डायमेंशन, तो ये क्या आ जाए, l आ जाएगा, ये b की डायमेंशन आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ से a की डायमेंशन आ जाएगी, तो a की डायमेंशन लिख दोगे यहाँ से v बाई टी की डायमेंशन, ये आ जाएगी, तो एल टी माइनस। नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो इस डायमेंशन एनालिसिस से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, और डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट के लिए हम क्या देखेंगे कि एलएचएस और आरएचएस में जो डायमेंशन है सबकी वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल है तो वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, और इक्वल नहीं है तो फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है। और कोई भी फॉर्मूला अगर करेक्ट है तो वो पक्का ही डायमेंशनली करेक्ट होगा अगर फॉर्मूला करेक्ट है तो। ठीक है, या कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो कभी करेक्ट नहीं हो सकता है। तो इस फॉर्मूले को चेक करें अगर अपन कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो हमें यहाँ वैल्यू रखनी पड़ेगी एल एच एस आर एच एस की डायमेंशन। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन तो हो गई एल। यू क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई है। और टी क्या है, टाइम, टाइम की डायमेंशन हो गई है। प्लस 1/2 तो कैसा है, डायमेंशन लेस, तो ए की डायमेंशन एक्सलेशन और टी की डायमेंशन टी स्क्वायर। तो ये बना, ये तो एल है, ये मिलके क्या बन गया, एल, और ये भी मिलके क्या बन गया, एल। एल की डायमेंशन प्लस एल की डायमेंशन मिलके क्या बनेगी, एल प्लस एल 12 थोड़ी होगा, क्या होगा, एल की डायमेंशन। ठीक है, इक्वल टू एल की डायमेंशन, इधर एल की पावर 1 इधर भी 1, मतलब बैलेंस हो रही है। तो हम बोलेंगे एल एच एस और आर एच एस की डायमेंशन इक्वल है, तो हम बोलेंगे ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कैसा है, डायमेंशनली करेक्ट है। अब मान लो इसी फॉर्मूले में मैं यहां ये कर देता 3, तो अब ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट आएगा, नहीं आएगा भाई, 3 की डायमेंशन तो क्या होगी, जीरो ही होगी। ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो अभी भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि वो मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। मैथमेटिकली तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो उसमें तो 1/2 आएगा। ठीक है, तो कोई फॉर्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है वो मैथमेटिकली भी करेक्ट हो। अगर वो मैथमेटिकली भी करेक्ट है तो हम बोलेंगे वो ओवरऑल क्या है, करेक्ट। लेकिन कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, तो हम बोलेंगे ओवरऑल फॉर्मूला इनकरेक्ट है। डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल फॉर्मूला इनकरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को अगर अपन देखें तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली भी करेक्ट है और ये फॉर्मूला जो है मैथमेटिकली भी करेक्ट है।
तो कोई भी फॉर्मूला दोनों तरह से करेक्ट होगा तभी हम बोलेंगे कि वो फॉर्मूला ओवरऑल क्या है, करेक्ट फॉर्मूला है। इसको चेक करो, एलएचएस आरएचएस की डायमेंशन को इक्वल करके पता करो कि करेक्ट है या नहीं है। इसके बाद किसकी क्लास है, एएनएम सर की। और उसके बाद एलवाई सर का कब होगा खत्म, आज हो जाएगा, और कल एलवाई सर की नहीं होगी क्लास, है ना। इनकरेक्ट। तो P पावर की डायमेंशन रखेंगे, देखो पावर की डायमेंशन हो गई m1 l2 t-3, 3 डायमेंशन लेस है। F की डायमेंशन m1 l1 t-2, V वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन का क्या कर रहा है, स्क्वायर। पाई डायमेंशन लेस है, T डायमेंशन टी स्क्वायर, X लेंथ है, तो ये L। इनको सोल्व करते हैं, देखो m बस एक ही जगह आ रहा है, L1 से L1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इधर L2 आ जाएगा। इधर T2 है और ये t की पावर -2 है, तो -2 -2 -4, और ऊपर जाएगा तो -6। तो हमने देखा m की पावर इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, l की इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन t की जो पावर है वो इधर -3 और इधर -6 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो हम देखेंगे कि एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन इक्वल नहीं है, तो फॉर्मूला ये क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट। अब डायमेंशनली ही इनकरेक्ट है तो फिर मैथमेटिकली चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ये फॉर्मूला ओवरऑल क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो वो कई बार पूछता है कि अगर फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो इट मस्ट बी ओवरऑल, बताओ, इट मस्ट बी ओवरऑल इनकरेक्ट। और फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो इट मे बी और मे नॉट बी ओवरऑल करेक्ट, ठीक है। वो करेक्ट कब होगा, जब वो मैथमेटिकली भी करेक्ट हो और वो डायमेंशनली भी करेक्ट हो, तभी वो फॉर्मूला ओवरऑल करेक्ट होगा। जैसे मान लो तुम्हें दे दिया जाए कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv², अब बताओ ये फॉर्मूला डायमेंशनली क्या है, अगर मैं डायमेंशन रखूंगा दोनों तरफ तो ये डायमेंशनली क्या आएगा, करेक्ट आएगा। लेकिन मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है ही नहीं, ये कैसा है, मैथमेटिकली क्या है, इनकरेक्ट है। तो मैथमेटिकली ये इनकरेक्ट है तो मैं नहीं बोल सकता ये फॉर्मूला ओवरऑल क्या है, करेक्ट है, तो मैं बोलूंगा ये ओवरऑल इनकरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक। और अगर मैं ये लिख दूं, देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², तो ये फॉर्मूला जो है डायमेंशनली कैसा है, इनकरेक्ट है, क्योंकि मैं डायमेंशन रखूंगा तो वो इक्वल नहीं आएगी, तो डायमेंशनली कैसा है, इनकरेक्ट है। तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, ये ओवरऑल कैसा होगा, इनकरेक्ट ही होगा, ओवरऑल इनकरेक्ट फॉर्मूला है। और अगर ये लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², तो ये डायमेंशनली भी करेक्ट है और ये मैथमेटिकली भी करेक्ट है। तो ये ओवरऑल कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कोई भी फॉर्मूला दोनों करेक्ट होगा तभी हम बोलेंगे वो ओवरऑल करेक्ट हो जाएगा। तो अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में सवाल आता है तो कर लोगे ना।
अगला है देखो, टू कन्वर्ट ए मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, कि कोई भी हमारे पास मेजरमेंट है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसको हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में बदलना है। ठीक है, जैसे कोई भी सिंपल सा अपन ले, जैसे मान लो हमारे पास 1 kg है। अब 1 kg को मुझे इस वाले सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में बदलना है, मान लो मुझे ग्राम में बदलना है। तो मैं क्या लिखता हूँ, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो ये 1 kg जो है किसके इक्वल है, 1000 ग्राम के इक्वल है। तो यहाँ देखो इस वाले सिस्टम में इसकी वैल्यू 1 थी, इस वाले यूनिट वाले सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई। तो क्या इसका मास बढ़ चुका है, मास तो क्या है वही है, लेकिन ये जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो जो यहाँ 1 थी, वो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, 1000 हो गई। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। और ये केजी यूनिट और ग्राम यूनिट, ये क्या है, यूनिट, और ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और ये पूरा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। 1 kg पूरा का पूरा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में देखो क्या आ गया, यूनिट भी आ गई और न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ गई। तो मैग्नीट्यूड किससे मिलके बना हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई यूनिट। ये पूरा का पूरा क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड को लिख सकता हूं मैं एन इंटू यू। एन तो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू क्या है, यूनिट है। तो मैंने यूनिट बदल दी, क्या केजी से क्या कर दी यूनिट, ग्राम। तो यूनिट बदलते हैं, देखो क्या बदल गई, न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन मैग्नीट्यूड बदला क्या, 1 kg 1000 ग्राम एक ही बात है। ठीक है, ये थोड़ी कि 1000 ग्राम ज्यादा मास है, दोनों मास क्या है, एक ही है। तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, क्या बदलने पे, यूनिट चेंज करने। तो यूनिट चेंज करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो सकती है, बदल सकती है। और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेगी तो फिर यू को भी क्या होना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एन और यू का मल्टीप्लाई हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एन और यू का मल्टीप्लाई हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि एन और यू का मल्टीप्लाई यूनिट चेंज करने पे चेंज नहीं होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी और यूनिट चेंज हो जाएगी, लेकिन एन और यू का मल्टीप्लाई चेंज नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट ही बना रहेगा। तो एन प्रोपोर्शनल टू, मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ा दूं मान लो, तो यू यूनिट क्या हो जाएगी बताओ, कम हो जाएगी। तो यू और एन के बीच में मैं ये रिलेशन लिख सकता हूं कि अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ा दूं तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जैसे ग्राम यूनिट छोटी है, केजी यूनिट क्या है, बड़ी है। तो केजी यूनिट बड़ी है तो उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, और जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू 1000 हुई, यूनिट छोटी हो गई, लेकिन एन और यू का मल्टीप्लाई क्या रहा, वही रहा। तो मैं बोलूं कि मैंने यहां पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को 1 से कितना कर दिया, 1000 कर दिया। तो मैंने कितने टाइम्स कर दिया न्यूमेरिकल वैल्यू को, 1000 टाइम्स। तो अगर मैं यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू को 1000 टाइम करूंगा तो यूनिट कितनी हो जाएगी, 1/1000 टाइम। यूनिट कितनी हो जाएगी, 1/1000 टाइम। ठीक है, तो जैसे मैंने इस न्यूमेरिकल वैल्यू को कितना टाइम्स कर दिया, 1000 टाइम्स। किसको किया मैंने ये 1000 टाइम्स, न्यूमेरिकल वैल्यू को, तो फिर यूनिट कितने टाइम्स हो जाएगी बताओ, 1/1000 टाइम। तो ये जो केजी यूनिट थी वो किस में बदली, ग्राम में। तो ये जो ग्राम यूनिट है वो कितनी हो जाएगी, 1/1000 टाइम्स किसका, केजी का। किसका, केजी का। तो केजी का कितना हो जाएगा, 1/1000 टाइम्स कौन हो जाएगी, यूनिट। कौन सी यूनिट थी ये, ग्राम। तो ग्राम किसके इक्वल आ गया बताओ, ग्राम आ गया 1/1000 केजी के, यानी कि 0.001 केजी इक्वल टू ग्राम। यानी कि ग्राम यूनिट किसके इक्वल है, 0.001 केजी के इक्वल है। समझ आ रही बात। अगर मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो मैंने एन जो है,
n को 17 टाइम्स कर दिया, 70 टाइम कर दिया, तो u जो है वो कितने टाइम हो जाएगी बताओ, 1/70 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, ये तो था क्या, मान लो ये था n1 और ये क्या हो गया n2, ये था u1 और ये क्या हो गया u2, तो यूनिट छोटी हो गई। समझ आ रही बात? तो वो क्या पूछ रहा है उस पर हमें ध्यान देना है कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है या फिर वो यूनिट पूछ रहा है। ठीक है, सवाल में न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है वो या यूनिट पूछ रहा है, उस पर हमें ध्यान देना है। तो यहां से देखो इसी चीज से मैं लिख सकता हूं कि n1 u1 इक्वल टू क्या होगा n2 u2। ठीक है, जैसा ये क्या है n1 है और ये यूनिट क्या है u1 और ये n2 और ये u2, लेकिन n1 u1 किसके इक्वल है n2 u2 के। ठीक है, तो n बढ़ाओगे तो फिर u क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, जहां n1 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम ऑफ यूनिट 1 और n2 न्यूमेरिकल वैल्यू इन अदर सिस्टम ऑफ यूनिट u2, ये हो जाएगा। तो यहां से तुम n2 भी निकाल सकते हो, n2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो n1 u1 डिवाइड बाई u2 भी लिख सकते हो। अब इसके बाद देखो तुम्हें क्या करना होगा कि वो बोलता है कि 1 kg कितने यूनिट के इक्वल होगा, 1 kg की न्यूमेरिकल वैल्यू किसी दूसरे सिस्टम में क्या होगी। अब वो दूसरा सिस्टम कुछ भी हो सकता है, ये वाला सिस्टम है अपना सीजीएस सिस्टम। ठीक है, जिसमें हम 1 यूनिट मास की लेते हैं 1 ग्राम। ठीक है, एमकेएस जो सिस्टम है उसमें हम मास की जो यूनिट लेते हैं वो क्या लेते हैं मेजर करने के लिए 1 kg लेते हैं। ठीक है, और सीजीएस सिस्टम में मास की यूनिट अपन 1 ग्राम लेते हैं। तो ऐसे अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट हो सकते हैं, उनमें मास को 10 kg भी ले सकता है वो। ठीक है, 10 ग्राम भी एक यूनिट ले सकता है मास की। तो नए सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर इस सिस्टम में ये 1 kg है तो नए सिस्टम ऑफ यूनिट में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, किसकी, इस मास की। तो किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, मास की। तो मास क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे वो बोले कि मेरे पास 1 न्यूटन है, इसको नए सिस्टम ऑफ यूनिट में जो है न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी क्या होगी। अब वो नया सिस्टम ऑफ यूनिट जो है उसमें कुछ भी मान सकते हैं कि मास को 10 ग्राम 1 यूनिट है, लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर मानूंगा 1 यूनिट, टाइम जो है 10 सेकेंड मानूंगा 1 सेकेंड की जगह, तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू अलग आ जाएगी। ठीक है, अब ये किसको कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, 1 न्यूटन को। तो 1 न्यूटन क्या चीज है, फोर्स। फिजिकल क्वांटिटी कौन है, फोर्स है। तो हमें किसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए, उस फिजिकल क्वांटिटी की जो क्या है, फोर्स है। तो फोर्स की फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होती है, m1l1t-2 ये होती है। ठीक है, तो हमें ये पावर से मतलब है, इसकी पावर कितनी, यहाँ 1 1 और यहाँ -2, तो वो पावर अपन यहाँ u को लिखने में काम में लेंगे। ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू तो हो गई n1, अब u1 लिखेंगे तो u1 में देखो m1 डिवाइड बाई m2, ये जब लिखा जाएगा, अब एस m की पावर क्या लगाएंगे, जो इसमें डायमेंशन की पावर है। ठीक है, तो अगर डायमेंशन की पावर m में यहाँ a है तो a लगा देंगे। ठीक है, अगला फिर L1 डिवाइड बाई L2, अब इसमें पावर क्या लगाएंगे, जो L की पावर यहाँ है वो लगाएंगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी। फिर लिखेंगे क्या, T1 बाई T2, और उसमें यहाँ पावर लगाएंगे C, जो भी इस फिजिकल क्वांटिटी की यहाँ पर पावर होगी। ठीक है, तो अभी न्यूमेरिकल करते हैं तो और चीज समझ में आएगी। MALBTC ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको अपन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। जैसे ये देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ 100 जूल। 100 जूल मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, 100 तो न्यूमेरिकल वैल्यू, जूल यूनिट, जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की। तो वो बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन अ सिस्टम, एक ऐसे सिस्टम में विच हैज 20 सेंटीमीटर 250 ग्राम एंड हाफ मिनट एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ बदल दी इसने, टाइम बदल दी, मास की भी फंडामेंटल बदल दी। ठीक है, तो इस 100 जूल की वैल्यू क्या होगी, तो 100 जूल में देखो ये जूल तो उसकी क्या हो गई, यूनिट।
U1, और ये उसकी क्या हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब जो नया सिस्टम आएगा उसमें N2 क्या होगा और उसमें यूनिट क्या होगी वो पता नहीं है, उस यूनिट को कुछ भी नाम दे सकता है, वो अपने नाम से भी दे सकता है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, फाइंड वैल्यू। वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है वो, N2 पूछ रहा है। ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, किसको कन्वर्ट कर रहे हो, 100 जूल को। तो कौन सी क्वांटिटी, जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की। तो फिजिकल क्वांटिटी भी पहचाननी पड़ेगी। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी आ गई, वर्क। तो सबसे पहले तो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन लिख दो। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू मिल चुकी है हमें। अब हम लिखेंगे N2 इक्वल टू N1 U1 बाई U2। ठीक है, U1 में लिखेंगे M1 बाई M2 और उसकी पावर, M की कितनी पावर है, 1। फिर लिखेंगे L1 बाई L2, उसकी L की पावर कितनी है, 2। फिर लिखेंगे T1 बाई T2 और उसकी पावर कितनी है, -2। N1 कितना है हमारे लिए, 100। तो N2 इक्वल टू 100 लिख दिया हमने। अब M1 क्या है, मास। ठीक है, पहले सिस्टम में, पहला सिस्टम हमने कौन सा माना है, जूल वाला। जूल में मास की यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल। जूल में केजी होती है, कितने केजी, 1 केजी। 1 केजी फंडामेंटल लेते हैं अपन MKS में, ये 1 केजी। अब जो नया सिस्टम है उसमें मास की यूनिट कितनी है, फंडामेंटल 250 ग्राम। तो इसमें क्या लिख दिया, 250 ग्राम और इसकी पावर 1। अब लेंथ, लेंथ की MKS सिस्टम में यूनिट क्या लेते हैं, फंडामेंटल मीटर। कितने मीटर, 1 मीटर। तो ये 1 मीटर। अब इसमें लेंथ की यूनिट कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर और इसकी पावर 2। अब टी, टाइम की यूनिट इसमें 1 सेकेंड लेते हैं अपन, और इस वाले में नए सिस्टम में कितनी है टाइम की, हाफ मिनट, यानी कि 0.5 मिनट और इसकी पावर कितनी है, -। अब हमें इसको सोल्व करने के लिए बदलना पड़ेगा, या तो केजी को ग्राम में बदल दो या ग्राम को केजी में, या तो मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में, या तो मिनट को सेकंड में या सेकंड को मिनट में। ठीक है, तो देखो 100, 1 केजी को लिख सकता हूं मैं 1000 ग्राम, और ये 250 ग्राम और इसकी पावर 1। 1 मीटर को लिख दिया मैंने 100 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर, इसकी पावर 2। इसको लिख दिया 1 सेकेंड और आधा मिनट मतलब 30 सेकेंड और इसकी पावर -2। अब इससे कैंसिल होगा 4, 4 की पावर कितनी आएगी, 1। इधर इससे कैंसिल होगा 5, 5 की पावर 2। इससे कैंसिल, ये 1/30 पावर -2, यानी कि 30 ऊपर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो 30 की पावर 2 ये आ जाएगा। तो ये होगा 25 और 4 100, 100 और 100, 100 की पावर हो जाएगी 2, मतलब 10 की पावर 4, और ये 900। ठीक है, तो ये बन जाएगा देखो इतना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो गई इसकी, इतनी हो गई। तो जो, सही है ना, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू पहले कितनी थी देखो, 100 थी। तो 100 जूल इक्वल टू ये बन जाएगा, ये कितनी जीरो लग गई, 6 जीरो लग गई। और जो भी नई यूनिट होगी वो कुछ भी अपना नाम दे सकता है। ठीक है, तो ये हो गई। तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू कितने टाइम्स हो गई, इतने टाइम्स हो गई। कितने टाइम्स हो गई है, 2 जीरो को हटा दो तुम, 90,000 टाइम्स हो गई। तो यूनिट कितने टाइम्स हो जाएगी, 1/90,000। ठीक है, अगर तुमसे पूछे न्यूमेरिकल वैल्यू ये है, अगर तुमसे पूछे यूनिट कितने टाइम्स हो जाएगी, तो यूनिट कितने टाइम्स हो जाएगी, तो U2 इक्वल टू कितना हो जाएगी, 1/90,000। किसका, 1/90,000, जो पहले यूनिट थी। पहले यूनिट कितनी थी, जूल। तो जूल का कितना हो जाएगा, 1/90। ये अगर यूनिट पूछे तो ये आंसर है, और न्यूमेरिकल वैल्यू पूछे तो वो आंसर है। ये जो निकल के आया उसकी वो कुछ भी नाम दे सकता है ना अपने हिसाब से। सीजीएस में तो लेंथ क्या लेते हैं अपन, ग्राम में, 1 ग्राम कन्वर्ट तो कर लिया ना, लेकिन ये जो यूनिट है वो सीजीएस वाली थोड़ी आएगी यहाँ पर। तो कोई भी जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट बना है ना वो आएगी यहाँ पर।
अब वो नया सिस्टम में उसको क्या नाम देता है, तेरा नाम देता है, तो वो तू लिख दे वहां पे। अगला देखो, यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल, यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया। तो क्या लेंथ को बढ़ा रहा है क्या? नहीं बढ़ा रहा है, लेंथ को बढ़ा नहीं रहा है। क्या कर रहा है वो? यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल, यूनिट को डबल कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू को डबल नहीं कर रहा है। लेंथ नहीं बढ़ा, लेंथ तो उतनी है, बस उसकी यूनिट को बढ़ा रहा है। सवालों को ढंग से पढ़ो। तो यूनिट ऑफ लेंथ डबल, जैसे एन इंटू यू लेंथ है, तो किसको डबल कर रहा है वो? यूनिट को, लेंथ को थोड़ी डबल कर रहा है। तो यूनिट डबल करते ही न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी? किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू? लेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। लेकिन लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा भाई, लेंथ तो वही रहेगी, एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू इक्वल टू लेंथ, लेंथ वही है। जो एन टू है वो कितना बन गया? एन वन बाई टू बन गया, या एन बाई टू बन गया, ये एन यू इक्वल टू ये बन गया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई? आधी हो गई। और न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी आधी हो गई? लेंथ की। लेकिन हमसे पूछ रहा है एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जब लेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू आधी होगी, तो एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी? जब लेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू आधी होगी, तो एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये 10 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या कर दिया हमने? आधा कर दिया, क्योंकि यूनिट को क्या कर दिया? डबल। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या 5 हो जाएगी? और ये नया सिस्टम हो गया, ठीक है। अब मैं एरिया निकालूंगा। अगर मैं इससे एरिया निकालू, तो जैसे मान लो स्क्वायर है, तो इससे एरिया कितना आएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इससे एरिया क्या आएगा बताओ? 25, जो भी यूनिट है वो स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इधर तो कितनी आ रही है? 100। और जैसे मैंने यूनिट को डबल किया, न्यूमेरिकल वैल्यू आधी हुई, कितना हो गया? 25। तो एरिया कितना हो गया? 1/4 टाइम। ठीक है, न्यूमेरिकल एरिया कम नहीं हुआ, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई? 1/4 टाइम हो गई। ठीक है, तो यहां पर तुम सीधा इसमें ये कर सकते हो कि जैसे ही लेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई? आधी हो गई। लेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई? आधी। तो हम जानते हैं एरिया होता है लेंथ की डायमेंशन का स्क्वायर। तो लेंथ की डायमेंशन का स्क्वायर मतलब n/2 का क्या बन जाएगा? एक तरह से स्क्वायर बन जाएगा। तो ये n स्क्वायर बाई क्या हो जाएगी? 4। तो एरिया जो नया आएगा वो n स्क्वायर बाई 4 होगा। और एरिया जो पहले आएगा उसमें तो इसी का तो स्क्वायर करोगे, तो पहले जो आएगा एरिया वो तो n स्क्वायर आएगा। और अब जो एरिया आएगा वो n स्क्वायर बाई 4 आएगा। तो जो नया एरिया आया है वो पहले वाले एरिया का क्या है? 1/4 है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1/4 टाइम्स। ये आ जाएगा। बच्चा लिखता है आंसर 4 टाइम, उसको लगता है लेंथ क्या हो गई है? डबल हो गई। लेंथ डबल नहीं हुई है। ये तुम करना, घर पे ट्राई करना इसको। ये वाला देखो, इन अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट लेंथ मास एंड टाइम दिस, ठीक है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है, किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू? 1, क्या लिखा हुआ है? 1 न्यूटन। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन है? फोर्स। कौन है? फोर्स। तो 1 न्यूटन जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि n2 क्या होगी इस नए सिस्टम ऑफ यूनिट में? तो n1 तो 1 है ही सही, और न्यूटन बता रहा है ये एम के सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसमें मास को 1 kg में, लेंथ को 1 मीटर में, और टाइम को 1 सेकंड में फंडामेंटल यूनिट ली जाती है। तो n2 इक्वल टू लिखेंगे n1, और न्यूटन बता रहा है ये फोर्स है, और फोर्स की डायमेंशन
तो जो पहले वाला सिस्टम है उसमें न्यूटन है, न्यूटन आता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मास को मेजर किया गया 1 केजी में, ठीक है। और नए सिस्टम में मास को मेजर किया गया 10 ग्राम में, लेंथ को मेजर किया गया 1 मीटर में एमकेएस में, और इसमें 10 सेंटीमीटर में, इसकी पावर 1। इधर टाइम को मेजर किया गया 1 सेकेंड में, नए सिस्टम में टाइम को मेजर किया गया 0.1 सेकेंड में, और इसकी पावर माइनस। अब 1 केजी को लिख सकते हैं अपन कितना, 1000 ग्राम, ये लिख दिया 1000, और नीचे 10 ग्राम, पावर 1। 1 मीटर को लिख दिया 100 सेंटीमीटर, और नीचे 10 सेंटीमीटर, पावर 1। और ये 1 सेकेंड, और ये 0.1 सेकेंड। अब इसको सोल्व किया, 10 से कैंसिल हुआ, 100, 100 की पावर 1, तो 100 आ जाएगा। ये 10 की पावर 1, और ये 1/10, 1.1 ऊपर चला जाएगा, 1/10 का स्क्वायर, यानी कि 1/100। 100 ने 100 को उड़ा दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितने टाइम्स हो गई, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी 1, अब न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो गई बताओ, 10। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितने टाइम्स हो गई, कितने गुना हो गई, देखो 10 गुना हो गई क्या, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो न्यूमेरिकल वैल्यू 10 गुना हो जाएगी, तो यूनिट कितने गुना हो जाएगी बताओ, यूनिट कितने गुना हो जाएगी, 1/10 गुना हो जाएगी, किसकी, पहले वाली यूनिट की। पहले यूनिट क्या थी, अरे पहले यूनिट क्या थी, न्यूटन। तो न्यूटन का कितना हो जाएगा, 1/10। तो इस नए सिस्टम में यूनिट क्या होगी फोर्स की, 0.1 न्यूटन। तो नए सिस्टम में फोर्स की यूनिट कितनी होगी, 0.1 न्यूटन। और नए सिस्टम में 1 न्यूटन की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, 10, ठीक है भाई। N2 तो कितना हो गया, 10, और यूनिट कितनी हो गई, 0.1 न्यूटन। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 1 न्यूटन ही आएगा। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 न्यूटन। समझ आ रही बात, ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये सवाल और इससे अगले वाला सवाल दोनों एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस तुम खुद बताओ क्या है। इसमें भी लेंथ को 10 सेंटीमीटर, इसको सारी चीजें वही है जो पिछले सवाल में। इसमें क्या पूछा है, यूनिट, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 0.1 न्यूटन। और इसमें ऑप्शन में सबके पीछे क्या लगा हुआ है, न्यूटन। उसमें ऑप्शन में कहीं भी न्यूटन नहीं है, मतलब वो क्या पूछ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और यहाँ क्या पूछ रहा है, यूनिट। तो अगर इससे हमने निकाला कि न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी कितने टाइम्स हो गई थी, 10 टाइम्स न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई थी। तो यूनिट हमारी कितनी टाइम्स हो जाएगी, 1/10 टाइम्स हो जाएगी। तो पहले यूनिट क्या थी, पहले यूनिट क्या थी फोर्स की, न्यूटन। तो न्यूटन का 1/10 टाइम्स कर दो, वो नए सिस्टम में फोर्स की क्या बन जाएगी, यूनिट बन जाएगी, ठीक है। बच्चा इसमें भी आंसर क्या दे देता है, 10 देता है, ठीक है। तो हमें देखना है क्या पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है। लास्ट इसका एप्लीकेशन, टू डिराइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो हमारे पास फिजिक्स में बहुत सारे रिलेशन होते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का बात करें तो ये रिलेशन होता है, ठीक है। ऐसे ही अपन फ्रीक्वेंसी की बात करें कि जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे अपन लिखे स्पीड ये हो जाती है T/μ, और ये 1/λ या 2L लिख दो यहाँ पर इस तरह से। तो ये जो रिलेशन है देखो, इनमें T/μ L ये आ रहे हैं, ये या तो मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, ठीक है। तो यहां भी ये मल्टीप्लाई में है या फिर डिवाइड में है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो और पावर में हो, ठीक है, उनको हम फंडामेंट जो है डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो है 3 क्वांटिटी से ज्यादा पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर 3 से ज्यादा पे डिपेंड करेगी तो 4 अननोन या 5 अननोन आएंगे,
और इक्वेशन 3 ही बनेगी, तो 3 इक्वेशन से 5 अननोन सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी वो बोल रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ पेंडुलम, ये लिख लिया मास ऑफ पेंडुलम, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये लिख ली लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, वही एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो उसने बोला टाइम जो है इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है, तो मैंने इन तीनों की पावर ले ली ए, बी और सी, और डिपेंड कर रहा है तो मैंने इसको इसके प्रोपोर्शनल कर दिया। जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये लिख दिया मैंने एल, बी और सी। अब मेरा काम है क्या, फाइंड आउट करना ए, बी, सी, ये 3 अननोन है मेरे पास, मुझे 3 अननोन क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ठीक है, तो 3 अननोन के लिए कितनी इक्वेशन बनेगी, 3 बनेगी। अब मैं एलएचएस और आरएचएस में जो भी टर्म में सबकी डायमेंशन रखूंगा, और एलएचएस की डायमेंशन किसके इक्वल करूंगा, आरएचएस की। इधर टाइम है, टाइम की डायमेंशन लिख सकता हूं मैं m0 l0 t1, के कांस्टेंट है डायमेंशन लेस, एम मास है, मास की डायमेंशन लिख दी और उसकी पावर लगा दी, एल लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन लिख दी और उसकी पावर लगा दी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन ये हो जाएगी और उसकी पावर सी लगा दी। ठीक है, अब सबकी पावर एक साथ लिखता हूं, m की पावर यहां से a, इधर m है ही नहीं, इधर भी m नहीं है। अब l इधर है ही नहीं, इधर l की पावर b, इधर l की पावर c, मल्टीप्लाई होगी तो पावर ऐड हो जाएगी, ये हो गया। अब t, इधर t नहीं है, इधर t की पावर -2c, m0 l0 t1, कंपेयर करूंगा दोनों तरफ पावर इक्वल होनी चाहिए। m कह रहा है यहाँ पावर a है, ये कह रहा है पावर 0 है, तो a शुड बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अगला l की पावर इधर है, b प्लस सी उधर है 0, तो b प्लस सी शुड बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अगला t की पावर -2c इधर 1, तो -2c शुड बी इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3। तो 3 इक्वेशन, 3 अननोन, a मिल चुका है, c इक्वल टू -1/2, c भी मिल चुका है। यहां से b इक्वल टू क्या बनेगा, -c, तो b इक्वल टू बन जाएगा प्लस का 1/2। 3 अननोन, तीनों मिल गए हमें, तीनों को वापस इस वाले रिलेशन में रख दो, तो देखो क्या रिलेशन बन के आएगा, t इक्वल टू के, m की पावर कितनी थी a कितना है 0, l की पावर b कितना है 1/2, और g की पावर c -1/2, तो के, m की पावर 0 मतलब 1, l की पावर 1/2 मतलब रूट में l, और ये रूट में g, ये रिलेशन आ गया। और एक्चुअल में टाइम पीरियड कितना होता है, 2π√L/g। तो इसका एक थोड़ी सी लिमिटेशन ये है कि ये नहीं बता सकता कि जो ये कांस्टेंट आएगा 2π आएगा 3π आएगा, कांस्टेंट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते डायमेंशन एनालिसिस से, तो ये इसकी लिमिटेशन भी है कि ये के जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो हम इससे पता नहीं कर सकते। अगर इस रिलेशन में पाई भी होता तब भी हमें नहीं पता लगता कि यहाँ पाई आएगा के आएगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट हम इससे फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगला है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड ऑन द टेंशन। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, टेंशन। टेंशन को किससे लिखा उसने, एफ, एफ फोर्स ही है, टेंशन भी फोर्स ही है, एफ की पावर लिख दी ए। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल, उसकी पावर लिख दी बी। मास पर यूनिट लेंथ म्यू, उसकी पावर लिख दी सी। म्यू क्या होता है, म्यू दे रखा है मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि मास की डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन, तो म्यू की डायमेंशन ये आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा, ए बी सी, तो वो तुम्हें करना है, सबकी डायमेंशन रख लोगे तुम, और सबकी डायमेंशन रख के ए बी सी फाइंड कर लोगे, तो यहां से तुम्हें ये मिल जाएगा। अगले पे आ जाओ, कर लोगे, डायमेंशन रख के इक्वेशन सोल्व करनी है। अगला देखो, ये जो प्रोफाइल है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, इस पे 3-4 बार सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लगाना है इसको। देखो कैसे क्या पूछ रहा है वो बोल रहा है कि अगर फोर्स
वेलोसिटी और टाइम, इनको मैं कौन सी क्वांटिटी मान लूं? फंडामेंटल। हमें पता है ये तो डिराइव्ड है, लेकिन अगर इनको फंडामेंटल मान ले तो जो मास है उसको इन फंडामेंटल की टर्म में क्या लिखोगे? मतलब मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? अब मास फंडामेंटल नहीं रहा, अब मास क्या बन गया? डिराइव्ड। तो डिराइव्ड को हम किसकी टर्म में लिखते हैं? फंडामेंटल की टर्म में। तो अगर मास जो है उसका वो डिराइव्ड क्वांटिटी है तो उसको फंडामेंटल की टर्म में लिखना है। तो देखो कैसे करेंगे, किसको लिखना है, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है? मास का। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है किसकी टर्म में? एफ की टर्म में। तो एफ की पावर ए, वी की पावर बी और टी की पावर सी। तो जिनकी भी टर्म में लिखना है उनकी पावर लगा दो। अब दोनों तरफ डायमेंशन रखो और इक्वल करो। तो m मास है तो मास की डायमेंशन तो हो गई m1, ठीक है। फोर्स की डायमेंशन रख दो m1 l1 t-2 और पावर लगा दो a। v वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डायमेंशन रख दो और पावर लगा दो b। t टाइम है, पावर लगा दो c, ठीक है। अब m की पावर यहां से बनेगी देखो a, एल की पावर यहां से तो ए आ रही है, वहां से बी आ रही है, बस ये। और टी की पावर यहां से -2a माइनस बी प्लस सी, ये आ जाएगा। अब m की पावर इधर 1 है उधर a है, तो a इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। तो a इक्वल टू 1 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अगला a प्लस बी, इधर l है ही नहीं तो a प्लस बी किसके इक्वल होगा? 0 के। इक्वेशन नंबर 2। तो b इक्वल टू माइनस ए यानी कि -1। अगला है -2a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। वैल्यू रख दो a की, a रखते ही -2, b रखते ही +1 प्लस सी इक्वल टू 0। तो c इक्वल टू 1, सही ना? तो c इक्वल टू 1। अब वापस यहां आ जाओ, इसमें रख दो m का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो f की पावर a कितना है? 1। v की पावर b कितना है? -1 और t की पावर c, 1 -1 1, ये आ रहा, 4 आ जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, देखो जैसे ये वाला तुम अभी से करके बता दो मुझे जल्दी से, और इस पे इंपॉर्टेंट लगाना, इसको रिवाइज करके जरूर जाना है, ठीक है। बस क्वांटिटीज बदलती रहेगी, प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, ये वाली प्रोफाइल बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो v वेलोसिटी है, a एक्सेलेरेशन है और f फोर्स है। ये फंडामेंटल है, f, a और v, ये फंडामेंटल है। और किसकी डायमेंशन निकालनी? यंग्स मॉडुलस की। तो शुरू हो जाओ, लिखो, सोल्व करो।
तो ए तो 1 आ गया, बी 2 आ गया और सी -4 आ गया। ऑप्शन 1 आ जाएगा। अगला देखो, अगर इस तरह से डिफरेंशियल वाली फॉर्म में लिखी हुई है कोई चीज और उसका मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो क्या करना है? देखो, यहाँ पर जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको उठा लो यहाँ पे सीधा बिना पावर के, और यहाँ जो फिजिकल क्वांटिटी है एक्स, उसकी जो भी पावर यहाँ लग रही है उस पावर के साथ उसको यहाँ ले लो, और फिर उनकी क्या लिख दो? डायमेंशन। जहां एक्स और वाई क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां देखें तो एक्स डिस्टेंस है और टी क्या है? टाइम। तो ऊपर से तो एक्स ले लिया, टी की पावर कितनी है? 1। तो नीचे क्या ले लो? टी की पावर 1। अब दोनों की क्या लिख दो? डायमेंशन। एक्स लेंथ है तो लेंथ की डायमेंशन ये बन जाएगी, तो क्या बन जाएगा बताओ? एल टी -1। ये वेलोसिटी आ गई, और ये वेलोसिटी का ही फॉर्मूला है। यहां देख लो, m की डायमेंशन लिख लो m, और इधर से क्या बाहर ले लूं? x, इधर से t नहीं, क्या? t²। इधर पावर के साथ लेना है। ठीक है, तो ये l और ये t की पावर 2 और ये m क्या बन गया है? फोर्स बन गया क्या? क्योंकि ये एक्सेलेरेशन ही था, एक्सेलेरेशन मल्टीप्लाई मास फोर्स बन जाएगा, ये आ जाए। ठीक है, इसी तरह से इंटीग्रेशन में, अगर इंटीग्रेशन वाई डी एक्स से, ये एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, और ये भी एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। बस दोनों फिजिकल क्वांटिटी को बाहर ले लो और मल्टीप्लाई कर दो। वहां डिवाइड हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जैसे v dt है तो यहां से क्या बाहर ले लो? v, और यहां से t, दोनों की क्या लिख दो? डायमेंशन। एल टी -1 और t1 कितना आ गया? एल। एल मतलब लेंथ, लेंथ ये एरिया ऑफ वीटी, डिस्प्लेसमेंट। यहां से क्या बाहर ले लो? ए, और यहां से टी। ए की डायमेंशन एल टी -2 और टी की डायमेंशन टी, तो कितना आ जाएगा? एल टी -1। जो वेलोसिटी की डायमेंशन है, ये एरिया ऑफ एटी चेंज इन वेलोसिटी देता है। ठीक है, तो ये अपना जो है डायमेंशनल वाला पार्ट जो है खत्म होता है। ये इसकी लिमिटेशन है। फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटी डिपेंड ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी डिराइव्ड। क्योंकि 3 से ज्यादा इक्वेशन हम नहीं बना पाएंगे, 4 अननोन हो जाएंगे, 5 अननोन। फॉर्मूला कंटेनिंग मोर देन 1 टर्म्स, यानी कि इस तरह से प्लस माइनस में कोई टर्म लिखी हुई है तो हम इसको डिराइव नहीं कर सकते। किसमें होनी चाहिए? वो एक ही टर्म होनी चाहिए, दो टर्म को हम इससे डिराइव नहीं कर सकते। मेथड डज नॉट इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट, वो के क्या होगा उसके बारे में हमें नहीं बताता है। दिस मेथड फेल टू डिराइव रिलेशन विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो वो तो आते ही नहीं है कहीं इसमें रोल में, तो ये हो जाएगा। अब डायमेंशन अपन ने कर ली। देखो यूनिट की अगर अपन बात करें तो यूनिट में 3 सिस्टम है, एक एमकेएस, एक सीजीएस और एक एफपीएस। सबको पता होगा ये तीनों सिस्टम। देखो ये यूनिट ऑफ लेंथ है जो थोड़ी नई है, इसलिए मैंने तुम्हें फर्मी तुमने सुना होगा, एंगस्ट्रॉन भी सुना होगा। 1 लाइट ईयर, यहाँ ईयर आ रहा है लेकिन ये टाइम की यूनिट नहीं है, किसकी यूनिट है? लेंथ की। ठीक है, और पारसेक भी लेंथ की, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये 3 नाम हमें ध्यान रखना है जो किसकी यूनिट है? लेंथ की यूनिट है। वो पूछता है विच इज नॉट यूनिट ऑफ लेंथ, उसमें लाइट ईयर भी दे देता है, बच्चा ईयर देख के लगता है कि ये तो टाइम की यूनिट है। ठीक है, तो हमें ये नाम ध्यान रखने हैं कि ये जो यूनिट है ये किसकी यूनिट है? लेंथ की यूनिट है। ठीक है, एम के सिस्टम जानते होंगे। एम मतलब मास नहीं, एम मतलब मीटर, और के मतलब केजी, और एस मतलब सेकेंड। ठीक है, ऐसे सीजीएस में सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकेंड। और एफ पी एस में एफ मतलब फुट और पी मतलब पाउंड और एस मतलब सेकेंड। अब मैं बात करूं फोर्स की, फोर्स की यूनिट जो है एमकेएस में क्या होती है? न्यूटन। सीजीएस में डाइन, सीजीएस में क्या होती है? डाइन। और इसमें होती है पाउंडल, क्या होती है? पाउंडल। ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये न्यूटन, न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये होता है ग्राम सेंटीमीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ इधर क्या होगा, बनाने की कोशिश करो। मास पाउंड, मीटर, फुट, सेकेंड स्क्वायर। जिस इसी को क्या बोला गया है, पाउंडल, और इसको क्या बोला गया है, डाइन, और इसको क्या बोला गया है, न्यूटन। ठीक है। और वर्क की, अगर मैं वर्क बोलूं तो वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। न्यूटन इंटू क्या बनेगा, मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर को हमने जूल बोला है ना। और इधर क्या बनेगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर। और डाइन इंटू सेंटीमीटर को हमने क्या बोला है, अर्ग बोला है, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, ये भी पूछा जाता है। ठीक है। और यहां बनेगा पाउंडल इंटू क्या बनेगा, फुट बन जाएगा। पाउंडल किसकी है, फोर्स की, और मल्टीप्लाई फुट किसकी है, लेंथ की। ठीक है। टाइम से डिवाइड कर दोगे तो जूल पर सेकेंड बन जाएगा, इधर डाइन पर सेकेंड बन जाएगा, अर्ग पर सेकेंड बन जाएगा सॉरी, और इधर पाउंडल फुट पर सेकेंड बन जाएगा। तो ये डिफरेंट सिस्टम, एक सिस्टम ऑफ यूनिट कौन है, एसआई। ठीक है। देखो एम मतलब यहां पर किसका है, एम का मतलब मीटर, ये लेंथ, ये मास, और ये टाइम। इसमें भी ये लेंथ मास और ये टाइम, लेंथ मास और ये टाइम। इसमें अपने पास 7 फंडामेंटल वो मैंने बताई थी वो आ जाती है, और 2 सप्लीमेंट्री आ जाती है। ठीक है। तो ये यूनिट वाला जो है पार्ट अपना खत्म हो गया। अब इसमें ये पूछ रहा है कौन सा फंडामेंटल में एंटर नहीं कर सकता। इस टाइप के सवाल में हमें क्या देखना है, हमें पता है फंडामेंटल एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, अगर करते हैं तो वो फंडामेंटल नहीं होंगे। तो प्रेशर, डेंसिटी, वेलोसिटी, इनके बीच में एक रिलेशन होता है जो तुमने थर्मल फिजिक्स में पढ़ा होगा, प्रेशर, डेंसिटी और वेलोसिटी। अब ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, इनके बीच में फॉर्मूला बन रहा है, तो मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे तो ये फंडामेंटल में एंटर नहीं करेगा। वो यही पूछ रहा है, कैन नॉट एंटर, ये एंटर नहीं करेगा। फोर्स, मोमेंटम एंड टाइम, तो फोर्स, मोमेंटम और टाइम में भी एक रिलेशन बनता है ना, तो ये भी एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ये भी फंडामेंटल में एंटर नहीं करेंगे। वो यही पूछ रहा है कौन एंटर नहीं करेगा। ठीक है। लेंथ, मास, वेलोसिटी, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन बनेगा, लेंथ, मास, वेलोसिटी। वेलोसिटी को लिखते हैं लेंथ डिवाइड बाय टाइम, नहीं। ठीक है। फोर्स, वेलोसिटी, टाइम, फोर्स लिखते हैं मास मल्टीप्लाई एक्सलेशन, तो मास नहीं है, तो इनमें कोई रिलेशन आपस में नहीं बनेगा, तो ये एंटर कर जाएंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा, बी एंड डी। ठीक है। कल ग्रेविटेशन स्टार्ट करें।